सभी को नमस्कार स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन फायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। कई स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर यूपी पीसीएस की जो पीवाईक्यू वाली सीरीज चल रही थी, सर उसको क्यों रोक रहे हो बच्चे। वो रोक नहीं रहे हैं, बल्कि क्या है, आप देखोगे आरओ और एआरओ की भी हमने टेस्ट सीरीज आपको स्टार्ट करा दी है, ठीक है। और उसका आपको एक टेस्ट हमने डिस्कस किया, परंतु कुछ टेक्निकली इशू होने की वजह से मैं आज इस क्लास को ऐसे आप देखोगे एक अलग डिवाइस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ताकि आपको क्लासेस कंटिन्यूअसली मिल सके। हमने जो आपका यूपी पीसीएस का जो बेटा पेपर नंबर आपका 2024 का था, इस पर हमने अब तक 2 क्लासेस आपकी ले ली हैं। क्योंकि होता क्या है, इसमें आप देखोगे 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो एक क्लास में लेना अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। मतलब कि आपकी क्लास 4 घंटे के आसपास की होगी, तो इसीलिए हमने उस सबको ध्यान में रखते हुए इसको हमने 2 पार्ट इसके ऑलरेडी करवा दिए हैं। आज जो होगा इसका लास्ट पार्ट होगा बच्चे। क्या होगा? लास्ट पार्ट हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, न केवल डिस्कस करेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको स्किप करने चाहिए और कैसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। तो चलिए आइए लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन जो हमारा था उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन था आपका 102 नंबर, आई थिंक, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो लास्ट क्वेश्चन में 101वां क्वेश्चन हमने कर लिया था, मेरे को याद आ जाएगा देख के क्वेश्चन। हाँ जी, तो हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपको देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिख रहा है, बट मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि हिंदी वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से विजुअल हो सके। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है 101 नंबर का क्वेश्चन था बच्चे। 101 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। देखो बेटे, यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपसे सही नहीं पूछा गया है, तो आपको क्या बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। जैसे पहला है विधि के समक्ष समानता, तो नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया जाता है विधि के समक्ष समानता। अगर आपने देखा होगा तो संविधान का एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 14, जहाँ पर विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है, तो ये बात तो एकदम सही है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता, तो जब लोक सेवाएं होती हैं तो केवल भारतीय नागरिकों को ये दिया गया है। संविधान का आर्टिकल आप समझते हैं, जो आर्टिकल 16 है। आप मुझे बताइएगा, देखिए जो भारतीय नागरिकों को स्पेसिफिक दिए गए आर्टिकल हैं उसमें आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, और आर्टिकल 29 और 30 आपको दिए गए हैं। ये केवल स्पेसिफिक तरीके से 5 आर्टिकल हैं जो केवल और केवल इंडियंस को दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। किसी नए राज्य की स्थापना, तो ये शक्ति जो है, किसी नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति, संविधान के एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं बच्चे, आर्टिकल जो आपका 3 है, वहाँ पर इसकी चर्चा परिचर्चा की गई है, ठीक है। यदि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाने हैं, 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना है, नाम में परिवर्तन करना है, और एक संविधान का आर्टिकल आपने देखा होगा, आर्टिकल 2, उसमें क्या कहता है, राज्यों के विलय की बात करता है। तो यहाँ पर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जब सभी ठीक है तो डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ नहीं बच्चे। अगर राज्य का नाम बदलना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान का जो आर्टिकल आपका 3 है, उसके अनुसार संसद की शक्ति दे के रखी है। किसकी शक्ति? संसद की शक्ति दे के रखी है, जो कि आपको आप देखोगे अगर आप सी ऑप्शंस पढ़ते हैं तो उसमें खास तौर पर लिखा गया है कि राज्य के सीमा में परिवर्तन, स्थापना करना, नाम वगैरह वगैरह, तो ये सब किसका है? तो यहाँ पर डी बेटा क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 102। बताइएगा वीडियो को पॉज करके। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर सूची दे के रखी है 1 और ये सूची 2 दे के रखी है। जैसा यहाँ पर कह रहे हैं कि संचित नदी, देखो अब जब आप संचित नदी की बात करते हैं तो संविधान का आर्टिकल 266 की बात करते हैं, मतलब कि जो ए है उसमें आ जाएगा पहला, ठीक है, ए का आ जाएगा पहला। वित्त आयोग का आ जाएगा बेटा, आप देखोगे तीसरा, 280 में, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है।
वित्त आपातकाल की बात कर लें तो 360 में इसकी चर्चा की गई है, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर लें तो इस संविधान का आर्टिकल 148 में इसकी चर्चा की गई है। तो आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा देंगे। तो देखो, जहाँ पर एक होगा तो या तो सी या फिर डी होगा, लेकिन बी का क्या है, बी का 3 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, क्योंकि वित्त जो आयोग है वो संविधान का अनुच्छेद 280 मतलब कि 3 नंबर पे आएगा, और सी है वित्त आपातकाल, तो आपका वो बी में आ जाएगा मतलब कि 2 नंबर पर। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148(4), तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 103 नंबर। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी कल्पना की गई है? तो बेटा देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है तो संविधान का आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये पढ़ते हैं आप 23 से 24 तक। इसमें पढ़ते हैं 23 से 24 तक आप संविधान के आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। पहले में कह रहे हैं अस्पृश्यता का अर्थ, नहीं बेटा, ये तो समानता के अधिकार की बात हो जाएगी, संविधान का अनुच्छेद 17 है ना, तो ये 17 की बात हो गई, तो ये तो 17 की बात होगी बच्चे, तो ये तो होगा नहीं। तो जहाँ पर एक है उसको गलत कर दो, क्योंकि ये तो समानता की बात है। दूसरे में कह रहे हैं मानव देह व्यापार और बाल श्रम निषेध की बात करता है। कारखानों और खदानों में बच्चों की जो मजदूरी के निषेध करता है, सही बात है। अल्पसंख्यकों के हितों की जो रक्षा की बात की गई है, ये अल्पसंख्यकों को लेकर के संविधान का जो अनुच्छेद आप पढ़ते हैं आर्टिकल 29 और 30, वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। तो मतलब कि चौथा भी इसमें गलत है और पहला भी इसमें गलत है। तो 1 4 जहाँ होगा उसको कट कर दो, जहाँ पर 4 वाला है 1 वाला वो कट कर दो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 और 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 104 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके बताइएगा 104 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये कह रहे हैं निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण मतलब कि इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस किसमें है ये आपसे पूछा गया। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये पूछ रहा है इनपुट और आउटपुट। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। जरा समझना, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट होता है बेटा ग्रहण करने वाला। क्या होता है? ग्रहण करने वाला, जो चीज़ों को ग्रैब करता है, ग्रहण करता है, उसको इनपुट बोलते हैं। जैसे सोर्स, आपकी जो बुक है आपको पढ़ने के लिए इनपुट है, बट आपने पढ़ के कितना उससे आउटपुट निकाला, मतलब कि बाहर निकाला, उससे आपने कितना सीखा, उसको आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे बच्चे इनपुट ही डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो होते हैं बेटा, ये आपके इनपुट होते हैं। आउटपुट तो उसके द्वारा जो दिया गया प्रतिफल है उसको आप कहोगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105। ये भी बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है कंप्यूटर से, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? मतलब कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर चल रहा है और कंप्यूटर चलते चलते क्या हो जाए, बंद हो जाए, या फिर उसमें जो एनर्जी है, ऊर्जा है, करंट ना जा पाए किसी वजह से और वो बंद हो जाए, लेकिन उसकी सारी चीज़ें बंद हो जाती है, परंतु इनमें से कौन सा है जो अपरिवर्तनशील रहता है? वो सेम ऐसे ही रहेगा, जब आप खोलोगे उसको तो वो वहीं से खुलेगा। तो कौन सा होता है? रीम होता है, रैम होता है, या फिर रोम होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 106 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट्स मतलब कि एफ और सेल्सियस सी डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है? अब देखो, यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट होता है बेटा, इसको एफ से इन्होंने इंडिकेट किया है, और सेल्सियस को इन्होंने डिग्री सी मतलब कि इससे इंडिकेट किया है। तो इनके बीच के अंतर की बात करी है, तो इनके जो बीच का अंतर होता है ये होता है आपका फ़ारेनहाइट्स 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लेते हैं आयोग ने कौन सा इसका आंसर माना है। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 107। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो बच्चा, ये आपको बेसिकली बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। जैसे मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ कि इसको बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि सही पूछा है कि सही नहीं पूछा है ना? ये बेसिकली ध्यान रखना है।
तो इसमें सही नहीं पूछा आपसे। ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, तो बात तो एकदम सही है, ये तो क्रोमोसोम और ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लियस जब आप पढ़ते हैं, ठीक है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता। अब देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि हिस्सा नहीं लेता प्रजनन में, बच्चे जब आप पढ़ते हैं साइंस एंड टेक में बायोलॉजी, तो वहाँ पर ये खास तौर पर कहा जाता है कि यदि आपके पास में मान लीजिए कुछ भी न्यूक्लियस का मतलब कि जो कोशिका है उसका कोई भी ऐसा केंद्रक हो, उससे हम प्रजनन बना सकते हैं। थ्री पेरेंट्स में भी आपने देखा होगा, है ना। कई ऐसे आपने पढ़े होंगे, कैस्पियर केस9 आपने पढ़ा होगा, जीन एडिटिंग पढ़ा होगा, जीन सीक्वेंसिंग पढ़ा होगा, अरे बोलो हाँ, जीन इंजीनियरिंग पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका जो गलत है बच्चे वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका गलत हो जाएगा। बाकी का ए सही है। सी को देख लेते हैं। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं बिल्कुल संरक्षित करता है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई जीन होती है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चे, जो आपका ए सी डी ये सही है और बी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 107 नंबर का क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभी कथन की बात ये कह रहे हैं कि CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड हैं और नाइट्रस के ऑक्साइड हैं, ये क्या होते हैं, वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्लीय वर्षा कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, अम्लीय वर्षा कराते हैं। ऐसा क्यों होता है, कारण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। और जब वायु प्रदूषित होती है तो इससे आप देखोगे क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। इसीलिए तो, क्योंकि अगर मान लीजिए बरसात हो रही है और उससे वायु प्रदूषित ही नहीं हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अम्लीय वर्षा है। मतलब कि ये हुआ, कहने का तात्पर्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और SO2 और NO2 जब भी ऐसा होता है तो इसकी सांद्रता उच्च होने के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय जो होता है आपका वायु, वो प्रदूषित हो जाती है, तो अम्लीय वर्षा कराती है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, तो यहाँ पर इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी ने भी 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रिपीटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये पूछ रहे हैं आपसे 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है। देखो बेटा, ये क्या है, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम फिर भी आपसे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 109 का पहले में कह रहे हैं कि इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई। बताइएगा वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर क्या है। देखिए बच्चे, ऑप्शन नंबर जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, और चाहे यूपीपीसीएस का RO हो, जरा समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जहाँ पर आपको डाटा दे दे, कोई डेट दे दे, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिवली सोचना। अब देखो बात हो रही है 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त ऐसी रक्षा सहयोग की, तो ये जकार्ता में क्या करने के लिए जाएंगे, जरा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहे हैं आपसे कि FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या पूछा है आपसे, सही पूछा है, कौन सा सही है। यह है भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मतलब कि USA विमान है। अभी देखो UAV मतलब कि आप देखोगे अनमैन्ड जो एयर विमान होता है बच्चे, जैसे ड्रोन हम कहते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है। इसकी पैलोड क्षमता कितनी है, 100 किलोग्राम है। देखो बेटा, अभी ये खासतौर पर आपको जो देखने को मिला, जैसे बमंडर था, है ना, तो ये आपने देखा होगा USA का है, बट उसको पायलट उड़ाता है ना। तो उसने किस तरीके से इसराइल पर, खासतौर पर ईरान पर सॉरी आक्रमण किए, उसके न्यूक्लियस, मैंने उस पर वीडियो बनाया, पूरा दिखाया भी आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, थोड़ा डेप्थ में मैंने उसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर पहला भी सही है, इसमें दूसरा भी सही है, तो दोनों बातें मतलब कि सही हो जाएंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर। ये कह रहे हैं भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, मतलब कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं कि ECTA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं।
कौन से कथन सही हैं। अब देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे के रखे हैं। यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। देखो हुआ क्या है बच्चे, इस पहल के माध्यम से क्या होगा कि कई ऐसे मतलब कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा दिया गया, तो इसमें क्या होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्यापार की प्रगति है वो खास तौर पर बढ़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि बैठक में भारत के वाणिज्यिक सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया। तो मतलब कि दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों। देखो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, यूपीएससी में क्या होता है खास तौर पर, जैसे ए ऑप्शन है तो वहाँ पर केवल एक दे देगा, बी है तो केवल दो दे देगा, सी है तो दोनों की बात कर देगा और डी में कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं ऑप्शंस को, है ना। तो इसको भी बेसिकली ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 112 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा आपसे। ये जो 112 नंबर का क्वेश्चन, अब देखो मैं आपसे कहूँ ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब कि हार्ड क्वेश्चन है ये। मैं कहूँगा इसको, ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना चाहिए बच्चे, स्किप करना चाहिए। जी हाँ, आपको ऐसा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, 100% स्किप करना चाहिए। अगर आपको पता है पूरा, ठीक है, तो उसको करें पूर्ण रूप से। अगर आप उस पर श्योर है तब करें बच्चे। अगर आप उस क्वेश्चन पे श्योर नहीं है तो फिर क्वेश्चन को स्किप करें, क्योंकि ये डेट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट देके रखी है। चलिए फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए कह रहे हैं भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य जो अभ्यास हुआ था, जिसको बोलते हैं जो डस्टलिक था, डस्टलिक मतलब कि, तो ये जो हुआ था बच्चे, ये हुआ था आपका अप्रैल 15 से 28 अप्रैल 2024 को हुआ था। तो ए का हो जाएगा 3। वही कह रहे हैं भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था शक्ति। तो ये जो शक्ति अभ्यास हुआ था, ठीक है, ये हुआ था इन दोनों के बीच में 13 से 26 मई 2024 को। कब हुआ था, 13 से 26 मई 2024 को। तो इसका आ जाएगा 2। भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर जो आपका ट्रम्फ हुआ था, ठीक है, 2024 का जो हर्बल चरण था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 18 से 25 मार्च 2024 को। तो इसका आ जाएगा 4C का। मिलन की बात कर लें तो मिलन हुआ था 19 से 27 फरवरी 2024 को। तो इसका आ जाएगा पहला, मतलब कि 3 2 4 1 कहाँ पर है देखते हैं। 3 2 4 1 देखिए, 3 2 3 2 4 1 यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 2 4 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, और क्वेश्चन है आपका 113 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे सक्शाम घाटी। अब देखो सक्शाम घाटी ये बेटा चर्चाओं में रही थी उस समय, करंट में था ये, खासतौर पर क्या था, ये करंट में था, इसलिए आपसे पूछा गया है सक्शाम घाटी के बारे में। अब पूछा गया है कौन सा सही है, ठीक है। पहला है यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मतलब कि POK का हिस्सा है। सही बात है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। मतलब कि हुआ क्या था, ये खासतौर पर आप देखोगे ये जो घाटी थी, ठीक है, सक्शाम जो घाटी है ये POK वाले क्षेत्र में है, और ये पाकिस्तान कश्मीर सॉरी जो आपका POK पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमी जो कॉरिडोर बनाया गया इसके माध्यम से, तो उसका ये पार्ट था। अब उसका पार्ट था तो भारत ने क्या किया है, इसके बुनियादी ढांचे का कड़ा विरोध भी जताया है। तो यहाँ पर दोनों बातें यहाँ पर आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 104 नंबर, सॉरी 114। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब देखो हुआ क्या था 2024 में, यूपीपीसीएस में 2024 में कुछ योजनाएं स्कीम्स वगैरह आपसे ठीक ठीक पूछ ली, और लगभग मैं कहूँगा कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्योर स्कीम पर हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसी स्कीम में आप एलिमेंट मेथड लगा सकते हैं और आंसर इसका निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये बड़ा इजी था। जैसे कह रहे हैं आपसे समन्वित जो आपकी ग्राम विकास योजना है पहले स्थान पर, स्वर्ण जयंती जो आपकी ग्राम रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो 2015 में, इससे पहले ये तीनों चल रही थी। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है अंतिम में चौथा आएगा ही आएगा। मुझे केवल इसका पता है
कि ये इनसे पहला था, लेकिन मैं इन तीनों में कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ, ये आंसर निकालने का तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन में। मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है? आई एम 100% श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब? 2015। 2015 वित्त समावेशन, और ये सब इसके बाद की योजनाएं हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे 1 2 3 4 एकदम सीक्वेंस में लगे हुए थे। चलिए, क्वेश्चन है आपका 115 नंबर, देखिएगा स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, दो शब्द आते हैं जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, जीडीपी, तो वहाँ पर ही आपको पढ़ाया जाता है जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या है? सॉरी, इकोनॉमी ग्रोथ और इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या पूछा है? आर्थिक समृद्धि मतलब कि इकोनॉमी ग्रोथ के बारे में आपसे पूछा गया है। अब ये इकोनॉमी ग्रोथ क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर का बढ़ जाना। जैसे यहाँ पर क्या है? मात्रात्मक उत्पाद बढ़ जाना, मात्राएं बढ़ जाना। एक पोर्ट है 2 हो जाना, एक मकान है 4 हो जाना, उस पे काम करता है। तो देखो यहाँ पर पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है ना, आप इसको पिटीशन इसकी डली भी है ना, लेकिन उसका मेंस हो रहा है, होता क्या है? कुछ नहीं। देखो, अल्प विकसित ये अर्थव्यवस्था नहीं है, और इन्होंने क्या किया है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था माना है। बेटा ऐसा नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता है। तो देखो, मैं तो कहूँगा बच्चे, ये तो है आपका गलत, पहला स्टेटमेंट। आयोग ने क्या माना है? जो माना है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने किताब में पढ़ा है, हमने कई चीज़ों में पढ़ा है, हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है। मेरे को 5 साल हो गए स्टूडेंट्स इकोनॉमी पढ़ते पढ़ाते हुए, अच्छे से मैं 2 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमी वगैरह। लेकिन आप देखोगे वो अच्छे चीज़ें, यहाँ तक कि मैं कहूँगा आपसे कि अगर आप वैश्विक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखते हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट देखते हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें ये आती हैं सामने कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये कह रहे हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। नहीं बच्चे, ये गलत है आपका। अब देखो, जैसे ही आपका एक गलत हुआ तो आंसर पहला मतलब कि ए और सी तो होगा नहीं। लेकिन आयोग ने क्या माना है? देखो मैं आपको बता दूं, आयोग कह रहे हैं कि इसमें 1 और 2 इसका राइट आंसर है, आयोग ने ये कहा है। तो ये तो पहला गलत है अकॉर्डिंग टू मी। आप बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑफ कोर्स भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और जे एस्किन्स अर्थशास्त्री के जनक हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर जो आपके ये हैं, तीसरा जो स्टेटमेंट है, जे एम्किन्स अर्थशास्त्र के जनक है। नहीं, अर्थशास्त्र के जनक ये नहीं है, लेकिन इन्होंने एक फार्मूला दिया था, आपने देखा होगा, जिसको बोलते हैं बाई बराबर सी प्लस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, सी प्लस सॉरी सी प्लस जी प्लस आई, फिर आता है आपका ब्रैकेट में, इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में, एक्स माइनस एम, ये आता है इसमें, ठीक है। ये इन्होंने फार्मूला दिया था, लेकिन ये जनक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? केवल 2, मैं इसमें कहूँगा केवल 2 इसका राइट आंसर है। अब देखो 2 यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर आपसे चाहिए बच्चे, जो भी वीडियोज़ को देख रहे हैं इस क्लासेस को, इसका राइट आंसर आप कमेंट्स में दें 115 का। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 116। ये अभिकथन पर क्वेश्चन है और कारण पर। देखो, आर ओ को अगर हम देखें, आर ओ को देखें, मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ? देखो, मेरा फोकस हर एक एग्जाम पे रहता है बच्चे, क्योंकि आर ओ का जो है अब ज़्यादा समय नहीं है, तो 27 जुलाई को आपका पेपर है। तो मैं चाहता हूँ वो स्टूडेंट्स इस क्लास को भी देखें जो आर ओ दे रहे हैं, क्योंकि पीसीएस में देखो हुआ क्या है, मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने इसको एनालिसिस भी किया बच्चे पर्सनली, कि जो 2024 में खासतौर पर फरवरी के समथिंग हुआ था, 2023 में आर ओ का पेपर हुआ था, ठीक है, आर ओ का पेपर हुआ था बच्चे। तो ये पेपर लीक हो गया, लेकिन मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि जब 2024 में ये पीसीएस की परीक्षा हुई, तो उसके कई ऐसे 5 क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट उठा के पूछ लिए। 5 क्वेश्चन, जरा सोचो, बहुत वैल्यू रखते हैं 5 क्वेश्चन आपके। तो यहाँ पर 116 नंबर को देखो, तो मुझे लगता है कि 2024 के पेपर से, 2024 के पीसीएस के पेपर से, यूपी पीसीएस के, तो आर ओ में क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, बेसिक क्वेश्चन बनेंगे जो फाउंडेशन पर होते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 116। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है, उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। मतलब कि आप देखोगे उसको नम्य विनिमय दर के रूप में जाना जाता है। क्या ये बात आपकी सही है?
बोलो हाँ। तो ये बात पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। देखो केंद्रीय बैंक मतलब यहाँ पर है, जैसे अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में कौन है केंद्रीय बैंक, आरबीआई है। तो क्या ये केंद्रीय बैंक पर डिपेंड करता है? नहीं सर। अब देखो जब इसकी मांग आपूर्ति विदेशी मुद्रा की बढ़ेगी तो ये तो मार्केट पर आधारित होता है ना। किस पर आधारित होता है बच्चे? ये तो आपका मार्केट पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जो कारण है, रीज़न है, ये आपका गलत हो जाएगा, अभी कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। तो क्या आ जाएगा बच्चे? डी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपसे कि 117 में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्त समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है? मतलब कि जो फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस को अगर बढ़ावा देता है तो उसका रीज़न क्या है? उसमें कौन-कौन सा, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये 2 बार हुआ है। एक 19 जुलाई 1969 पहली बार हुआ था, ठीक है? और दूसरी बार हुआ था, ये भी जुलाई में हुआ था और ये हुआ था 1980 में। तो 2 बार हुआ है बच्चे अभी तक राष्ट्रीयकरण बैंकों का। तो पहला एकदम सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन, बिल्कुल जो रीजनल रूरल बैंक है बच्चे, ठीक है, मैं कहूँगा नाबार्ड, इसमें नाबार्ड लिखो आप, ठीक है, नाबार्ड। और यहाँ पर आरआरबी लिख दो। और ये हुई थी 1975 में इसकी स्थापना। बोलो हाँ। तो देखो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना, बिल्कुल गांव को गोद लेना, वित्त समावेशन को आपको बढ़ावा देना है। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी हो जाएगा। 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 118। ये कह रहे हैं आपसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, देखो नेशनल फूड जो आपका, ठीक है, सेफ्टी एक्ट था वो लाया गया था, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट। तो इसके बारे में आपसे पूछा, और ये कब लाया गया था बच्चे? 2013 में लाया गया था। इसमें बीपीएल और एपीएल वालों को क्या होता है, इसमें राशन, खाद्यान्न, ठीक है, कच्चा राशन, अनाज उपलब्ध कराया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को विस्तारित करता है, बिल्कुल ये बात सही है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखो खास तौर पर जैसे महिलाओं और बच्चों को लेकर के, तो महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत चीज़ें मिलती हैं, और उसके साथ साथ महिलाओं को लेकर के जो स्तनपान कराने वाली, दूध पान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको लेकर के सरकार ने कई ऐसी स्कीम चला के रखी हैं, है ना, जो उस पर काम विशेष रूप से करती हैं बच्चे, है ना। अब देखो तीसरे में कह रहे हैं कि ये जुलाई 2010 में लागू किया गया। अब बेटा यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं जुलाई 2010 में नहीं, ये मैंने अभी आपको बताया ये 2013 में था। अब देखो जैसे ही आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, आंसर आपको मिल जाएगा। जहाँ जहाँ 3 है तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं। क्यों? यहाँ पर 3 है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। तो यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है कि महिलाओं और बच्चों के पोषण का समर्थन के लिए इसको लगाया गया। और इसमें खासतौर पर जो घर की गृहिणी, होम मेकर, जो माता होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, वो आप देखोगे घर की मुखिया होती है। राशन, जो कच्चा राशन है, अनाज लाने योग्य उसको पात्रता रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। 119 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अभिकथन आपका दे के रखा है। अभिकथन क्या है देखिए, मानव विकास सूचकांक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। देखो बेटा ये जो आता है ना, ये खासतौर पर एक तो होता है जो वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है, एक तो उसके द्वारा होता है। लेकिन एक क्या होता है, भारत में नीति आयोग भी निकालता है, ठीक है। कौन निकालता है? नीति आयोग भी एक इस तरीके का आप देखोगे इंडेक्स निकालता है। तो बात सही है। कारण है क्योंकि सतत विकास के लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए आपने देखा होगा भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसको खाने के लिए खाना, और देखो खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, चलने के लिए सड़क, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और अवसरणात्मक विकास होना ज़रूरी है, और जॉब के ऑप्शंस होने बहुत ज़रूरी है। तो तभी तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट्स करोगे।
है ना। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं और इसका रीज़न भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। मतलब कि कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो सी हो जाएगा 119 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 120। अब यहाँ पर रैंक के आधार पर 2020 में आपको प्रवासियों पे चीज़ों को रखा गया है, तो बताइएगा इसके बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पहले में आप देखोगे ये कह रहे हैं, जैसे भारत की बात करो तो भारत क्या है बच्चे, आपका जो भारत है वो भारत तो प्रथम स्थान पर रहेगा, स्वाभाविक है। तो भारत क्या है प्रथम स्थान पर। अब देखते हैं हम कि प्रथम स्थान पर कौन से देश हैं। देखो भारत प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल। अब हमें एक का पता है ना, क्योंकि प्रवासी भारत का जो डायस्पोरा है आज बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति पर है। मतलब कि आप देखोगे 1 पॉइंट में पढ़ रहा था, 97 बिलियन डॉलर आपका किससे आता है, एनआरआई के द्वारा आता है, जो विदेशों में काम कर रहा है। भारत का जो डायस्पोरा है, अपने देश से जाकर के दूसरे देश में जो काम कर रहे हैं व्यक्ति हैं, उनका इतना परसेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो भारत का स्थान है पहला। देखो भारत का स्थान पहला सी एक में ही है, तो राइट आंसर देखो कितना इजी था। ये एलिमेंट मेथड होता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कब आएगा, तब आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे, पीवाईक्यू सोल्व कर लोगे, टेस्ट सीरीज लगा लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो फिर बचेगा ही क्या, पेपर। पेपर जाके दोगे कॉन्फिडेंस के साथ में, आप अटेम्प्ट्स करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे राइट करोगे, आपका सिलेक्शन होगा, कौन रोकेगा। आओ देखो, तो अब देखो चीन का देख लो आप। तो चीन का अगर हम कहें तो यहाँ पर चीन का जो है तीसरे स्थान पर आता है चीन, ठीक है। और मैक्सिको दूसरे नंबर पर आता है। वहीं फिलीपींस की बात कर लें तो ये चतुर्थ नंबर पर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो राज्य दे के रखे हैं और पूछा क्या है आपसे, 2019 से 23 के दौरान में आधारभूत संरचनाओं के लिए किए गए खर्च का सर्वश्रेष्ठ है। अब बताओ बच्चे, ये खर्च पर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन कैटेगरी में आप इसको रखो, मेरा कहना मानो तो देखो अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश तो पहले स्थान पर है, लगातार योगी जी इस पे काम ही कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। देखो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हुआ तो बी का होगा पहला, ठीक है। बी का पहला दो जगह है, मतलब कि ये आंसर इसका ए नहीं होगा, जरा समझना। आंसर इसका क्या है, ए नहीं होगा और आंसर इसका डी नहीं होगा। अब यहाँ पर सरल हो गया आपके लिए कि या तो आंसर बी होगा या फिर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो का एक है और यहाँ पर भी बी का एक एक है, ठीक है। वही अगर महाराष्ट्र की बात कर ले बच्चे, तो महाराष्ट्र आपका था दूसरे नाम पर, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे पर, उत्तर प्रदेश पहले पर। तो देखो अब इसका राइट आंसर मिल गया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, 121 का राइट आंसर होगा बी। वहीं तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु तीसरे स्थान पर ही था और कर्नाटक आपके चतुर्थ स्थान पर है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जो खर्च करता है अवसंरचनात्मक आधारभूत संरचना को विकास करने पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर का क्वेश्चन है। अभिकथन है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 सॉरी आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, संविधान का भाग नंबर आपने पढ़ा होगा 18 और आर्टिकल इसमें आप 3 पढ़ते हैं बच्चे, एक है 352, एक है 356 और एक है 360। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 56 में राष्ट्रपति शासन है या फिर राज्य आपातकाल है, संवैधानिक आपातकाल और वित्त आपातकाल 360 में। तो देखो पहला बिल्कुल अभिकथन सही है। कारण है कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। देखो इसका रीज़न ये नहीं है कि जो 360 में है कि आपातकाल की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, बल्कि इसका रीज़न ये है आपातकाल क्यों लगाया जाता है, इसका कारण, ठीक है। इसका कारण ये नहीं है कि कभी भी उत्पन्न हो सकती है तो इसलिए आपातकाल दो, नहीं ऐसा नहीं है। इसके जो बेस है, मतलब कि ये क्यों दिया गया है, उसके बारे में पूछना चाहिए। बात दोनों सही है, लेकिन कथन जो आपका रीज़न है, कारण है, वो उसकी असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 123 50 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं इसमें, फिर आपका ये जो भाग नंबर आपका सॉरी जो टेस्ट है, पेपर है 2024 का कंप्लीट हो जाएगा। टाइम लगता है बच्चे, क्योंकि देखो एक है स्वयं से सोल्व करना और एक है सोल्व कराना, दोनों में अंतर है। सोल्व करूँगा तो मैं टिक मारता हुआ चला जाऊँगा सेल्फ ही, और यदि मैं सोल्व करा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या है, मेरे को बोलना होता है, समझाना होता है, क्वेश्चन को बताना होता है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा ले जाता है, 2 मिनट ले जाता है। देखो क्वेश्चन ये कह रहे हैं आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस, ठीक है। आईसीटी आधारित जो ई गवर्नेंस है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आईसीटी आधारित जो ई गवर्नेंस है, और आपसे क्या पूछा है, सही। आओ जरा देखते हैं। पहला, ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है। कम करता है? नहीं बच्चे, कम क्यों करेगा, तो बढ़ाता है ना, अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ाता है। तो जहाँ एक है उसको कट करो पहले।
ई गवर्नेंस सरकार की लागत कम करता है। हाँ, ये लागत को कम करता है, प्रभावशाली बनाता है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। बिल्कुल, नागरिकों में क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो पारदर्शिता खुली रहती है, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, और आप देखोगे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। ई गवर्नेंस नौकरशाही की, लाल फीताशाही को बढ़ाता है। बढ़ाता नहीं है बच्चे, ये कम करता है बेटा। क्या करता है? कम करता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है। ई गवर्नेंस रट के जाना नहीं है, ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को समझ के जाना होता है, और ये आपको मेंस में पढ़ाया गया होता है। किस में पढ़ाया गया होता है? मेंस में। वीडियो को शेयर तो कर दिए ना, तो यहाँ पर पहला गलत है, चौथा गलत है। 4 नंबर जहाँ जहाँ उसको कट कर दो, एक जहाँ उसको कट कर दो, राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ठीक है, क्या है? 2 और 3। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, अब आपसे पूछा गया देखो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस ने यूपीएससी को पूछा है, आया मजा कि नहीं? यूपीपीसीएस ने यूपीएससी के बारे में पूछा है। देखो, इसलिए इसका छोटा बच्चा कहा जाता है यूपीपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, ठीक है, आपसे पूछा है कि स्रोतों से शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब देखो, इनको जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे संविधान से होती हैं, बिल्कुल सही बात है। संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं कौन सा? 315, उसमें आपको शक्ति है। संसदीय कानून, बिल्कुल। जो कार्यकारी नियम और आदेश हैं वो हैं। अब यहाँ पर एक है परंपराएं। देखो, भारत में क्या है, अब जैसे आपने क्या किया, आपने 1 2 3 किया, तो आपको दिख रहा है कि भैया इसका राइट आंसर तो फिर डी होगा, क्योंकि 1 2 3 तो केवल डी में, और 4 में परंपराएं। जी हाँ, परंपराएं भी इसके अंतर्गत रखी गई हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे, इसलिए कि कार्यकारी नियम और आदेश, ठीक है, आदेश होते हैं, नियम के अनुसार भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन ये परंपराएं थोड़ा सा है। अगर मान लीजिए, अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ पर आपको देता 1 2 और 3, एक ऑप्शन में दे देता मान लो किसी में, तो इसका फिर राइट आंसर यही होना चाहिए था, क्योंकि परंपराएं से सिविल सर्वेंट थोड़ा ही नहीं चलता है, प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा ही नहीं चलता है परंपराओं से। लेकिन भारतीय संविधान एक नम्य और अनम्यता का मिश्रण है, ठीक है, तो वो दोनों पर काम करता है। तो चारों बातें इसमें सही हैं, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहे हैं आपसे, संवैधानिक निकाय हैं और संविधान का अनुच्छेद है। बड़ा ही इजी सा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है बच्चे। क्या करना है? जो क्वेश्चन नंबर 125 है बेटा, तन्नू शर्मा, ओके, तन्नू शर्मा बेटा, लो इसका राइट आंसर दो। मेरे को आपका नाम रिकॉल हुआ, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर दो जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 का, निर्वाचन आयोग, आपको मालूम है निर्वाचन आयोग की जो चर्चा की गई है, ठीक है, आपको मालूम है राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है वो किसमें बनाया गया है? वित्त आयोग। देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताऊँ एक बात, कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ का है। वित्त आयोग की बात की है, संवैधानिक निकाय पूछे हैं। वित्त आयोग जो आप मतलब कि फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। वन सेकेंड, देखो, फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमीशन 280 में होता है बेटा, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अच्छा सही सुमेलित पूछा है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम कन्फ्यूज। यहाँ पर सही सुमेलित पूछा है, आपको सही बताना है। हाँ, अब सही है, आपको सही बताना है बेटा। क्या बताना है? आपको सही बताना है। इसमें देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट्स करेंगे 125 का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 126 में कह रहे हैं निम्नलिखित के सही अनुक्रम को पहचानिए। अब इसमें से आपको बताना, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये 1951-52 का केस था। सज्जन सिंह बनाम, ये भी उस समय राजस्थान का था। गोखलनाथ, ये 1967 के आसपास का था। और केशवनंद भारती, केरल, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, 1973 का। तो बताओ बेटा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है आपकी निगाहों में? ईजी हो जाएगा ये तो, बहुत ईजी है, इससे ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4, तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 1 2 3 4 सीक्वेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127, संशोधनों का उनके क्रियान्वयन से मिलान कीजिए। अब देखो, जो संशोधन हुए कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे 42वां संविधान संशोधन आपको वाकिफ है, इजी है। 42वां संविधान संशोधन 1976, तो पहले का आ जाएगा 3, एक का क्या आएगा बच्चे? एक आएगा 3। 52वां जो संविधान संशोधन, इसको छोड़ दो। 86वां संविधान संशोधन तो याद होगा आपको, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। 96वां संविधान संशोधन भी आपको पता है,
तो देखो जो 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 में हुआ था, तो इसका होगा सी का 4, सी का 4 हो जाएगा। 96वां संविधान संशोधन ये हो जाता है आपका 2011, 2011 मतलब कि 2, और बी का हो जाएगा आपका 1। तो 3 1 4 2 कहाँ पर है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 राइट आंसर कहाँ है, ये हो जाएगा। एलिमेंट मेथड भी आप लगा सकते थे, कैसे, आपको केवल इसका पता था 42वें संविधान संशोधन का, तो आप कहते हैं कि 1976 में हुआ था, तो ए का 3 है, बस राइट आंसर आपका आ जाता और आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, सही पूछा ना, हाँ ये बात ध्यान रखना है, आपसे सही पूछा है कि गलत पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट फिर से देखो, फिर से आपको एलिमेंट मेथड इस पर यूज करना है। आइए अब देखो सूची एक को सूची दूसरी सम्मिलित करना है। जैसे सहकारी जो संघवाद की बात की है वो किसने की है, अर्ध संघवाद, अर्ध संघवाद आपने पढ़े होंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में आप पढ़ते हो। अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ भाई, ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने सहकारी संघवाद की बात करी थी। ठीक है, तो पहले का 4 आएगा, अब जहाँ पर पहले का 4 है वो इसका राइट आंसर होगा, बस यही इसका करेक्ट आंसर है और कोई नहीं है। वहीं सौदेबाजी जो संघवाद है बेटा, ये जो बात करी थी ये की थी आपके मोरिस जोन्स ने, अर्ध संघवाद की बात करी थी ये आपके केसी वेयर ने। ठीक है, और केंद्रीय की प्रवृत्ति वाला जो संघवाद की बात करी है वो आइवर जे निंग्स ने की है। लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन की जब हम बात करते हैं तो सहकारी संघवाद, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो तब हम इस चीज़ को पढ़ते भी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129 नंबर का। इजी सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, और मैं आपको बता दूं इसमें पूछा गया है आपसे सही नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायत राज निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है, आपको बताना है। जैसे उसमें कहा गया था कि ग्रामीण स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा और ब्लॉक स्तर पर होगा, यही तीनों को रखा गया है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो पंचायत समिति होगी, ग्राम होगा, जिला होगा, तो ये तो बात रखी गई थी, लेकिन एक नहीं है, वो आपको बताना है बच्चा। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 129 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लोकपाल के बारे में पूछा और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से उठाया इस पैटर्न को और यूपीएससी ने पूछ लिया एक क्वेश्चन। आओ जरा देखते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होते हैं। अब देखो इसमें जो शामिल होते हैं, जैसे पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई होते हैं, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफकोर्स ये होते हैं। उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश अगर नाम निर्दिष्ट हो सकता है। लोकसभा बिल्कुल स्पीकर होते हैं इसमें, और लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, लीडर ऑपोजिशन, और इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। लेकिन इसमें ये जो आपका राज्यसभा के सभापति, मतलब कि जो बाई प्रेसिडेंट्स है बच्चे, ये इसके अंदर शामिल नहीं होते। प्रेसिडेंट्स और बाई प्रेसिडेंट्स का यहाँ पर लेना देना नहीं होता, वो तो केवल नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा गलत है आपका, क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका बच्चे क्या हो जाएगा गलत। जहाँ 2 नंबर है उसको कट करो, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका आंसर डी होगा। बताओ, ए बी सी नहीं है तो राइट आंसर डी है। तो ये एक एलिमेंट मेथड है बच्चे, इसको आप बिल्कुल लगाएं, क्योंकि यहाँ पर तो लगता है यूपीएससी में तो ये लगना बंद सही हो गया, लेकिन यहाँ पे तो लगता है, तो इसको यूज कर सकते हो आप अगर दे रहे हो तो। ठीक है, तो बताइएगा 131 क्वेश्चन नंबर है आपका 131। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में आपसे पूछा गया, पहला, जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, क्या बात सही है, अरे बोलो हाँ, क्या बात सही है, जी नहीं, ये बात गलत है। समाजवाद के सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू ने इस दल में शामिल हुए थे, ये कदापि शामिल नहीं होते। ठीक है, और ये 1934 में नहीं था ये, बल्कि आप देखोगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी ये तो 23 के आसपास में की गई थी, है ना, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर दोनों बातें गलत है। पूछा क्या आपसे, कौन सा सही पूछा है, तो दोनों गलत है, तो मतलब कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 132, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, काला अनुक्रम में व्यवस्थित करना आपको। ठीक है, जैसे अबुल फजल की हत्या कब हुई थी, शेख मुबारक की हत्या क्या हुई थी, फैजी की मृत्यु कब हुई थी, और दनियाल की मृत्यु कब हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है आपको स्कीप। ठीक है, कौन बता सकता है हत्या, मैं आपसे पूछने लगूँ आपके गाँव में ही
और डेट ऑफ बर्थ से आपसे पूछा लगू कब कब हुए, मान लो 4-5 हो जाए ऐसा, तो नहीं पता होता है। अरे बोलो हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होना चाहिए, देखो पहले जो आएगा वो आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि पहले स्थान पर आएगा शेख मुबारक की मृत्यु, फिर उसके बाद में आती है फैजी की मृत्यु, फिर उसके बाद में आती है अबुल फजल की मृत्यु, और फिर उसके बाद में दनियाल की मृत्यु होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। क्या पूछा है, घटनाओं को, ये भी देखो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पूछा क्या है, सही। यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ मैं आपके सामने क्वेश्चन पर टिक कर रहा हूँ, वो आपको जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसको टिक करना पेन से, ठीक है। आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि सही कालानुक्रम में बात करी गई है। जैसे लिलितगु का अगस्त प्रस्ताव, ये देखो अगस्त जो प्रस्ताव आया था बेटा, ये तो 1940 में आया था ना, ठीक है। क्रिप्स मिशन, अब देखो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है। रामगढ़ कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था, ये तो बहुत पहले हुआ था, ये हुआ था 1900, कब हुआ था, 38 में 39 में, 39 में, हाँ 1939 में। और कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र हुआ था, ये 1938 के आसपास आई थिंक हो चुका था। कब हुआ था, 1938 के आसपास हो गया था, ये बात सही है ना। ये 1938 के आसपास हो गया था जब निर्वाचन था। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 4, ठीक है। पहले नंबर पर आएगा 4, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका 3, है ना, फिर उसके बाद में पहला और फिर दूसरा, तो यही होगा आंसर। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, 4 3 1 2, तो राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 134 नंबर। सूची दे के रखी है, पुस्तक और लेखक हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको मिले तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। जैसे हिंदी पॉलिटी किसकी द्वारा, हिंदू पॉलिटी किसने लिखी है, ठीक है। द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। एन इंस्ट्रक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है। अगर आपको पता है ना तो ऐसे क्वेश्चन को लो। जैसे डी कोशाम्बी, आपने इनका नाम कई बार सुना होगा, डी कोशाम्बी का नाम आप सुनते रहते हैं। तो जो डी कोशाम्बी है बेटा, इन्होंने लिखी थी कौन सी, इन्होंने लिखी थी आपकी, आप देखोगे एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री ये डी बसु के द्वारा लिखी गई है, हम पढ़ते भी हैं तो हमें मिल भी जाती है। और जैसे ही देखो मिला तो आंसर ही मिल गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको 100% श्योर होना चाहिए। अगर आप एक से निकाल रहे हैं तो केवल एक को देख करके, जैसे मेरे को पता है कि जो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो लिखी है वो डी कोशाम्बी के द्वारा लिखी है, मुझको 100% पता है, तो मैं इसका आंसर यूं ही निकाल दूंगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो आपकी हिंदू पॉलिटी लिखी है बेटा, ये लिखी है केपी जयसवाल ने। उसके साथ साथ आप देखोगे द वंडर दैट वाज इंडिया, ये जो लिखी गई है ये ए.एल. वाशम के द्वारा। और विस्टेंस जो अर्थ सीमित हैं, ये तो इन्होंने लिखी थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, अभिकथन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अभिकथन और कारण, ये तो बहुत पूछा जाएगा। और इस बार 27 जुलाई को कमर कस लो बेटा, 27 जुलाई को कमर कस लो। हम 28 जुलाई को आपको पेपर आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इसको कमर कस लो बेटा, क्या हम कौन से आंसर कैसे कैसे आएंगे। अभिकथन है आपको, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। कारण है कि उनकी जो शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। देखो ये जो मुद्दा यहाँ पर रखा गया ना, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये मुद्दा एकदम सही था। जो प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे, ये खासतौर पर नरमपंथी इनको कहता है। तो ये ब्रिटिश के आलोचक नहीं थे, जो ब्रिटेन है उसके आलोचक नहीं थे, बल्कि भारत में जो अन ब्रिटिश जस्टिस हो रहा है, भारत में जो अन ब्रिटिश है उसके ये कड़े विरोधी थे। तो ये बात दोनों सही है, ठीक है। ये नरम दल के बारे में आपसे पूछ लिया, दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन आपका, विलियम एजे आर्क बोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। विलियम के बारे में आपसे पूछा गया। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्रधानाचार्य थे, वे लाहौर कॉलेज लाहौर के आप देखोगे प्रधानाचार्य थे, वे MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य थे, वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्रधानाचार्य थे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा इसमें सही नहीं पूछा है, ए सही है, सी सही है और डी सही है।
और यहाँ पर बी गलत है, मतलब कि वे लाहौर कॉलेज और लाहौर के प्रधानाचार्य थे, नहीं ये गलत है, यहाँ के नहीं थे, बाकी के इनके सबके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, प्रारंभ से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर आपको क्या है, 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं, जैसे बल्लोर विद्रोह हुआ था, नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी, बेलेजली को वापस बुलाना हो गया था, और एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। ये तो एंग्लो नेपाल जो युद्ध हुआ था ये तो आपका 1816 और 17 में हुआ था, 14-16 में, ठीक है, 15-16 में, तो ये तो आपको मालूम है। लेकिन अब इसमें आपको निकालना है बच्चे, ठीक है, इसमें आपको निकालना है। तो देखो ये जो से बेल्लोर विद्रोह हुआ था ये पहले हो चुके थे, है ना, तो यहाँ पर क्या है, नाना फडणवीस की जो मृत्यु थी ये पहले हो चुकी थी, तो पहले नंबर पर ये आएंगे। दूसरे स्थान पर आएगा आपका बेलेजली को वापस बुला लिया गया था, और तीसरे स्थान पर आ जाएगा आपका बेल्लोर, और चौथे स्थान पर आ जाएगा ये। तो इसमें आएगा 2 3 1 4, कहाँ पर है 2 3 1 4, तो राइट आंसर ए 2 3 1 4। चलिए 38 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, 138। अब देखो विद्रोह यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे, जैसे पाई का विद्रोह है, बरेली विद्रोह है, मालाबार विद्रोह है, ठीक है, सिलहट विद्रोह है, कौन कौन से नेतृत्व करता थे। देखो राधाराम जो थे, जैसे अगर मैं बात कर लूँ, जगत बंधु और विद्याधर जो महापात्र थे, अगर आप इसकी बात कर लें तो इसको तो आप जानते ही हैं। तो ये खास तौर पर किससे संबंधित है, जो पाई का विद्रोह था ये उससे संबंधित थे, अफकोर्स किससे संबंधित थे, ये पाई का विद्रोह से संबंधित है। अब मुझको यह है, ये 100% पता है, ठीक है, अब मुझको 100% पता है, तो मैं कहूँगा जहाँ पर ए का 4 है वही इसका राइट आंसर होगा, और ए का 4 एक ही में है। क्या आप कहोगे कि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन हार्ड आए हैं? मैंने जब इस पेपर को देखा था फर्स्ट टाइम 24 में ही जब पेपर आया था, जब भी देखा था, तो मैंने इसको पहले ही देखते क्या देखा, पेपर मॉडरेट है, यूपीएससी की कॉपी की है, और 2020 का यूपीएससी का अगर पेपर देखो 19 और 20 का, तो उसके समान पैटर्न पर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, लेकिन पेपर हार्ड नहीं है। हाँ, और जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर नीचे निम्न एग्जाम की तैयारी करते हैं, टारगेट उनका यूपी पीसीएस, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अगर हम देखते हैं, जो आपका बरेली विद्रोह हुआ था ये मुफ्ती मोहम्मद एवज में हुआ था, मालाबार जो विद्रोह हुआ था ये आपका आप देखोगे एडाचना कोनंग ने हुआ था, और राधाराम की बात कर लें तो मालाबार विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 139, मतलब कि सॉरी, हाँ 139। अब दिवसों पर आपसे पूछा गया बच्चे, सही पूछ रहे हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, विश्व एथलीट्स दिवस है, विश्व रेड क्रॉस दिवस है। देखो मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन को भी स्किप करो, क्योंकि आप कैसे, आपके दिमाग की भी मस्तिष्क की क्षमताएं हैं, इतना डाटा कैसे आप लाओगे, है ना। हाँ, आप क्या कर सकते हो, लगभग आपको ये चीज़ें, इन्वायरमेंट डे कब होना चाहिए, रक्तदाता दिवस कब होना चाहिए, है ना, कुछ ऐसे हैं, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ दिवस हैं वो आपको ऑफकोर्स पता होने चाहिए। लेकिन अब ये थोड़े से एथलीट दिवस हो गया, समुद्र दिवस हो गया, स्वास्थ्य दिवस चलो ठीक है, ठीक है, ओजोन दिवस ठीक है, लेकिन इन पे थोड़ी सी आपको क्या हो जा सकती है, प्रॉब्लम हो जाती है, कठिनाई पड़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता होता है। तो तुक्का नहीं मारना, ध्यान रखना, तुक्का नहीं मारना है, तुक्के पे विश्वास मत करना बेटा कभी भी, नहीं तो फेल हो जाओगे। देखो पहले स्थान पर क्या आएगा, जो राष्ट्रीय समुद्र दिवस है ये आपको पहले पे आ जाएगा, उसके बाद जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है ये दूसरे पे आ जाएगा, वहीं जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये चौथे पर आएगा, और ये आपका एक पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 1 3 4, 2 1 3 4, मतलब कि बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 140 नंबर का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है ना, इससे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन अधिकतर हो ही जाते हैं, ठीक। तो खेल पेल से आ जाता है किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, जब आप यूपीपीसीएस का देने जाओगे एग्जाम, तो वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्यभट्ट पुरस्कार की किसको मिला था, विश्व साहित्य पुरस्कार किसको मिला था, लता दीना नाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला था, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, देखो जो लता दीनानाथ जो आपका मंगेशकर पुरस्कार था ये अमिताभ बच्चन को मिला था, है ना। तो सी का एक होना चाहिए आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है, बोलो हाँ, सी का क्या होना चाहिए बच्चे, सी का एक होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे अभी, देखो सी का एक होगा बिल्कुल, तो सी का होना चाहिए एक, ठीक है। वहीं जो आर्यभट्ट पुरस्कार है अगर हम उसकी बात कर लें, तो अभी आपने देखा होगा आर्यभट्ट जो पुरस्कार ये दिया गया है, ठीक है,
आर्यभट्ट जो पुरस्कार मिला है बेटा, ये मिला है आपका डॉक्टर सुब्बाराव, ठीक है, ये मिला है आपको डॉक्टर सुब्बाराव को, तो 3 हो जाएगा। देखो 3-1, ओके, इसमें है देखो 3-1 यहाँ पर, 3-1, 3-1, 3। अब बी का देखो, जो विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है ये आपका ममताजी सागर को मिला है। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार जो मिला है अशोक शुक्ला को मिला है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर की तरफ बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इजी है, तो मैं चाहूँगा 141 का आप इसका राइट आंसर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 141, तो इसका करेक्ट आंसर आपको करना है, कमेंट्स करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 141, ओके, क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर देना है। 1 सेकेंड बच्चे, ये कलर निकल के आ गया है, ओके, थिकनेस, मतलब कि थिकनेस बड़ी हुई है, कोई बात नहीं है, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर इसका जो है आप क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ी थिकनेस कम कर लेता हूँ, अन्यथा आप कहोगे सर जी थिकनेस तो थोड़ी कम कर लो, और कम कर देते हैं। अच्छा कितनी बढ़ जाती है रे, ओके चलो। देखो 142 में आपसे कह रहे हैं, 142 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चे, ये कह रहे हैं भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। जो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, संविधान का एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं बेटा, कौन सा आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल मैंने अभी आपको बताया था 29 और 30, वहीं पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है। तो देखो 42 में अगर हम देखें तो संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। क्या ये बात सही है, अरे बोलो हाँ, क्या ये बात सही है, नहीं, संविधान में ऐसा कुछ नहीं किया गया। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक अलग नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया, नहीं बेटा ये भी गलत है। 350 अगर ए कहते तो हम मान लेते, लेकिन ये कह रहे हैं बी, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर दोनों गलत है, ना तो एक पूछा क्या सही, तो डी इसका राइट, सॉरी डी नहीं, बी इसका राइट आंसर होगा, ना तो एक नहीं दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 143 क्वेश्चन नंबर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप दें, मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप दें। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची सम्मिलित है, जैसे व्यापार एवं वाणिज्य से सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार, बताओ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। वाणिज्य देखो समवर्ती सूची वाणिज्य जो व्यापार है, अगर हम देखें तो ये स्टेट लिस्ट में आता है, जो वाणिज्य व्यापार है, तो ये तो होगा नहीं 100%, तो आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है डी, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आप देखोगे सामानों में मिलावट ये समवर्ती है और उत्तराधिकार ये समवर्ती है, वाणिज्यिक व्यापार स्टेट लिस्ट का विषय आता है, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। 144 ये कह रहे हैं कि फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ, फातिमा बीवी कौन थी, ठीक है, उनके बारे में निम्नलिखित में से, अब देखो ये कह रहे हैं विचार करना है, ठीक है, क्या करना है, विचार करना है। पहला है वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, बात एकदम सही है, पहली महिला न्यायाधीश है। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के, नहीं बेटा यही गलत है, यही क्या है, गलत है। दूसरा है वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी, ये भी बात सही है, तो 1-3 इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है ना, तो जहाँ 2 है उसको कट करोगे, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3, क्या होगा, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 145, क्या है 145, पढ़िएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के बारे में आपसे पूछा गया, यह है दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, किसको दोहराता है, भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, क्या बात सही है, जी हाँ बात सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्र अभिचरण है, बिल्कुल ये भी बात सही है, दोनों बातें एकदम सही हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार की बात की गई है, जो आपके प्रॉपर्टी राइट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में, तो दोनों सही है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 146 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? अब ये तो बहुत इजी हो गया है ना, ये तो बहुत इजी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा आप दो, ठीक है, कमेंट्स में। तो कौन सा है ये स्थानीय स्वशासन, मतलब कि पंचायत के बारे में पूछ रहा है, इससे जी क्या होगा, बताओ इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन है 147। अब देखो लेखक है यहाँ पे, पुस्तक है, जैसे लल्लन जी गोपाल, हबीब एवं निज़ामी, एएस लाल, और आप देखोगे दशरथ शर्मा। बताओ बेटा, हिस्ट्री ऑफ द खलजीज किसके द्वारा लिखी गई है? अर्ली चौहान। आप देखोगे ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। अगर आपको पता है तो करो, अन्यथा स्किप करो बेटा। आपको क्यों गलत चुनना है बेटा? 150 क्वेश्चन है, 150 में से अगर आपने 100 भी करेक्ट कर दिए तो आपका क्वालिफाई है। जरा सोच रहे हो? तो आप करेक्ट चुनो ना, क्यों गलत चुन रहे हो भाई? छांटो अपने, देखो अपनों को क्या करना है, अपन को छांटना है अपने आप को। तो कैसे छांटना है? तो यहाँ पर देखो, जो आपके लल्लन जी गोपाल हैं, लल्लन जी गोपाल जो लिखी थी, ठीक है, अगर हम बात कर लें तो इन्होंने लिखी द इकोनॉमी लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके बारे में इन्होंने लिखा। तो ए का 2 है, अब ए का 2 केवल एक ही में है, तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। वहीं हबीब ए निज़ाम जो है, अगर हम देखें तो इन्होंने लिखी थी क्रपीहेटिव हेसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। के एस जो लाल है बेटा, इन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द खलजीज। दशरथ शर्मा, अर्ली चौहान, आइनिस्टीज। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 148 नंबर का क्वेश्चन है, 148। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। क्या बात सही है? अरे बोलो हाँ, क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता दी थी। नहीं, इसने मान्यता नहीं दी थी, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ए सी इसका राइट आंसर होगा, केवल एक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 149। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है ऐसा, किस 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 शासन काल में आपका देखो फायान आया था, है ना, समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। तो सबसे पहले कौन आया है इसमें आपको ये बताना बेटा। तो सबसे पहले आता था फायान आता है, फिर उसके बाद में जो आता है आप देखोगे हुएनसांग आता है, फिर इतिसिंग आता है, फिर अलबरूनी आता है ना। तो 4 3 1 2, 4 3 देखो कहाँ पर है, 4 3 2 1, इजी एंड पीजी, इजी एंड पीजी। आइए आज की क्लास का आई थिंक ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके लास्ट क्वेश्चन, हाँ, जो पेपर नंबर 1 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन है आपका, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। कारण है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। मतलब कि इसने इसलिए किया था कि अपने हाथों में केंद्रित करने का, कि वो सुरक्षित करना चाहता था, नहीं, वो अपने राज्य विस्तार को बढ़ाना चाहता था। लेकिन दोनों की बातें आप देखोगे समान ही दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, लेकिन आप देखोगे बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। ये इसका क्या हो जाएगा, आप देखोगे सही है, लेकिन इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं करता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये था आपका, आप देखोगे जो 2024 का पेपर था, ये था बेटा आपका 2024 का फाइनली पेपर, जिस पर हमने आपसे परिचर्चा कर ली है, पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में जितना हो सके शेयर करो, जो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, उनका आंसर आवश्यक रूप से दें। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर जो सेकेंड होगा, ठीक है, 2023 के पेपर पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये क्लास आपको इवनिंग में ही चर्चा का विषय बनाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं क्लासेस में, बेस्ट ऑफ लक, बाय।